गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और पिछले वीडियो में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कोड को समझा था और आज हम लेंगे ब्रेन यानी मस्तिष्क। तो बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये सबसे प्रमुख हमारी तंत्रिका तंत्र है जिसकी मुख्य संरचना स्पाइनल कोड तथा मस्तिष्क है। तो स्पाइनल कोड को हम समझ चुके हैं और आज हम ब्रेन को समझेंगे। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको ब्रेन की संरचना तथा कार्य दोनों के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो दूसरा प्रमुख भाग है वो मस्तिष्क है। मस्तिष्क जो है वो सिर की खोपड़ी में स्थित होता है और पोजीशन के दृष्टिकोण से मस्तिष्क को विशेषज्ञों ने 3 भागों में बांटा है। अग्र मस्तिष्क, इसमें आपको ये दिख रहा है प्रमस्तिष्क जो होता है, उसको पहला है हमारा प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क। ये जो है ये सिर के अगले हिस्से में स्थित होता है और इसमें थैलेमस आपको दिख रहे होंगे बच्चों चित्र में, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उसके अलावा जो सेरिब्रम है, जो वृहद मस्तिष्क है, वो इसमें शामिल होता है। दूसरे उसकी बात करें हम भाग की तो वो है मध्य मस्तिष्क। तो इस चित्र में आपको ये मध्य मस्तिष्क दिख रहा है बच्चों। तो ये सिर के अगले तथा पिछले हिस्से के बीच में होता है। जो मध्य मस्तिष्क है वो सिर के अगले और पिछले हिस्से के बीच में होता है। थर्ड है हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क या लघु मस्तिष्क। तो बच्चों, ये सिर के पिछले हिस्से में स्थित होता है और इसमें मेडुला, सेतु, लघु मस्तिष्क तथा रेटिकुलर फॉर्मेशन यानी जो हमारी जालीय संरचना है वो इसमें शामिल होती है। तो हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। फर्स्ट हम लेंगे मेडुला, जो इसकी ब्रेन की संरचना है। इसमें हम पढ़ेंगे मेडुला। तो बच्चों, आपको इस चित्र में ये नीचे मेडुला दिख रहा है लिखा हुआ। मेडुला जो है वो हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क जो होता है, हिंड ब्रेन जो होता है, उसका सबसे नीचे का भाग होता है जो स्पाइनल कोड को तथा मस्तिष्क के जो महत्वपूर्ण भाग हैं उनको जोड़ता है। जो क्या करता है, मेडुला का काम क्या है, स्पाइनल कोड को और मस्तिष्क के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको जोड़ना। मेडुला द्वारा शरीर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे श्वसन कार्य, हृदय गति, ब्लड प्रेशर आदि के संचालन में और उसके नियंत्रण में मदद मिलती है। जीभ की गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण में भी मेडुला जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेडुला में बहुत से नर्व फाइबर्स होते हैं, तंत्रिका तंतु होते हैं, जिससे कुछ ऊपरी दिशा में अर्थात मस्तिष्क के अन्य महत्वपूर्ण भागों में तथा कुछ नीचे की दिशा में अर्थात स्पाइनल कोड की तरफ जाते हैं। इस तरह से मेडुला जो है उसके द्वारा सुषुम्ना यानी स्पाइनल कोड तथा मस्तिष्क के उच्च भागों के बीच में तंत्रिका आवेग का आवागमन होता है। दूसरा आपको इस चित्र में दिखेगा सेतु। ये बच्चों लिखा हुआ है, ब्रेन का पार्ट है सेतु। मेडुला के ऊपर, मेडुला आपको दिख रही है, उसके ऊपर जो हमारा पश्च मस्तिष्क है, जो हिंड ब्रेन है, उसका दूसरा महत्वपूर्ण जो भाग है उसे हम सेतु कहते हैं। पोन्स यानी इंग्लिश में हम पोन्स कहते हैं। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो सेंसरी न्यूरॉन्स तथा मोटर न्यूरॉन्स, संवेदी न्यूरॉन और गति न्यूरॉन पाए जाते हैं और सिर एवं चेहरे से प्राप्त कुछ संवेदी तंत्रिका आवेग जैसे स्पर्श, दर्द तथा ताप से संबंधित होते हैं, वो सेतु द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। और कुछ गति क्रियाएं जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, जो हमारी मुखाभिव्यक्ति है, उसमें होने वाली पेशीय क्रियाएं या हमारी आई बॉल्स की गति
जो हमारे नेत्र गोलक हैं उनकी गति तथा जबड़े की गति का संचालन भी ये जो पोन्स होते हैं, जो सेतु होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा सेतु में ऊपरी दिशा तथा निचली दिशा में जाने वाली अनेकों तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं और इन तंतुओं के सहारे सेतु मस्तिष्क के उच्च भागों तथा निचले भागों के बीच में संबंध स्थापित कर पाता है। अब हम बात करेंगे लघु मस्तिष्क की। तो पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन में पीछे की ओर एक बड़ी जटिल संरचना है जिसे हम लघु मस्तिष्क कहते हैं। इसकी ऊपरी सतह पर ग्रे मैटर होता है। इसकी ऊपरी सतह पर ग्रे मैटर होता है। लघु मस्तिष्क की जो ऊपरी सतह है उस पर ग्रे कलर का मैटर होता है तथा उजला पदार्थ इसके भीतरी सतह पर होता है। तो आपको ये दिख रहा है, ये साइड में ग्रे मैटर है और इधर जो अंदर वाइट दिख रहा है ये उजला पदार्थ होता है। तो ग्रे मैटर और उजला पदार्थ ठीक ढंग से सेरिब्रम में भी पाए जाते हैं। जो वृहद मस्तिष्क होता है उसमें भी ये पाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो लघु मस्तिष्क तथा वृहद मस्तिष्क दोनों में ग्रे पदार्थ ऊपरी सतह पर तथा उजला पदार्थ निचली सतह पर होता है। इस तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें ठीक इसके विपरीत परिस्थिति होती है, अर्थात उजला पदार्थ जो है वो ऊपरी सतह पर होता है और जो धूसर पदार्थ होता है वो निचली सतह पर होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड, फोर ब्रेन यानी जो हमारा अग्र मस्तिष्क है तथा मस्तिष्क स्तंभ के अन्य भागों में संवेदी स्नायु आवेग ग्रहण करके लघु मस्तिष्क उसे मस्तिष्क के अन्य भागों में भेजता है। क्या करता है? तंत्रिका आवेगों को, स्नायु आवेगों को ग्रहण करके जो अग्र मस्तिष्क तथा मस्तिष्क स्तंभ जो है उसके अन्य भागों में भेजता है और जिसके कारण व्यक्ति समन्वित क्रियाएं कर पाता है। और ऐसा देखा गया है कि लघु मस्तिष्क के घायल हो जाने पर व्यक्ति किसी क्रिया को कर तो पाता है परंतु समन्वित ढंग से, कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में नहीं करता। जैसे ऐसे व्यक्ति चल तो सकता है परंतु चलने में उसके पैर लड़खड़ाएंगे या डगमगाते हुए नजर आएंगे। तो ये लघु मस्तिष्क की संरचना और कार्य। अब हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क। तो ये लघु मस्तिष्क के ऊपर सेतु के ऊपर की ओर एक विशेष छोटी सी संरचना को सेतु के जस्ट ऊपर, ये आपको सेतु दिख रहा है और इसके ऊपर, सेतु के ऊपर जो छोटी सी संरचना है उसको हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। ये अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच एक ब्रिज का कार्य करता है। जो हमारा प्रमस्तिष्क है और जो हमारा हिंड ब्रेन है उसके बीच में एक ये ब्रिज का कार्य करता है। मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, ऊपरी सतह और निचली सतह। ऊपरी सतह को हम टेक्टम कहते हैं और निचली सतह जो है वो मस्तिष्क के ऊपरी भाग तथा निचली भाग भी उसको कहा जाता है। तो निचली सतह मस्तिष्क के ऊपरी भाग तथा निचली भाग के बीच में तंत्रिका आवेग के आने जाने के रास्ते का काम करता है और इसमें संवेदी तंत्रिका कोश ऊपर की ओर जाता है तथा जो गति तंत्रिका कोश है वो नीचे की ओर आता है। तो मध्य मस्तिष्क के इस भाग के द्वारा इस तरह से संवेदी तथा गति दोनों तरह की क्रियाओं का संचालन होता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे, इसमें आपको दिख रहा है ये रेटिकुलर फॉर्मेशन, जालीय संरचना। तो पश्च मस्तिष्क जो है मेडुला से प्रारंभ होकर, जो हमारा पश्च मस्तिष्क है वो मेडुला से प्रारंभ होकर मध्य मस्तिष्क दिख रहा है आपको बच्चों चित्र में, मेडुला से प्रारंभ होकर मध्य मस्तिष्क तथा अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस तक, जो अग्र मस्तिष्क है उसके जो हाइपोथैलेमस है वहाँ तक एक तंतुओं के जाल के आकार की एक विशेष संरचना है
तंतुओं के जाल के आकार की एक विशेष संरचना है जिसको हम रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन का संबंध नींद, जागना, अराउजल या उत्तेजन तथा अटेंशन आदि क्रियाओं के संचालन एवं नियंत्रण से होता है और इसलिए इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग तंत्र भी कहते हैं। इस तंत्र के दो उपतंत्र हैं, आरोही यानी असेंडिंग रेटिकुलर तंत्र और अवरोही। आरोही तंत्र जो है वो उसका जो कार्य मस्तिष्क वलकुट में संवेदी आवेगों का प्रसारण करना और फिर वहाँ से आवेगों को ग्रहण करना, और जो अवरोही रेटिकुलर तंत्र है उसमें आवेग को नीचे की ओर यानी स्पाइनल कॉर्ड को भेजना, ये उसका कार्य होता है। उसके बाद हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की, थैलेमस की हम बात करेंगे। जो हमारा फोर ब्रेन है, प्रमस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क है, उसका जो एक पार्ट है थैलेमस। तो मध्य मस्तिष्क के ठीक ऊपर दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच में एक अंडाकार संरचना होती है और जिसे हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच में होता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो बना हुआ है इसके बीच में थैलेमस होता है और इसको हम ऊपर से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए दोनों गोलार्ध को एक दूसरे से अलग करना होता है। थैलेमस में 3 तरह के केंद्रक होते हैं और केंद्रक को संवेदी केंद्रक कहा जाता है, जिसका क्या कार्य है, शरीर की भिन्न भिन्न संवेदी प्रक्रियाएं जैसे दृष्टि है, श्रवण है, सुनना, दर्द, ताप, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि से संबंधित आवेग को ग्रहण करके मस्तिष्क के उपयुक्त क्षेत्रों में प्रसारण करना होता है। दूसरी तरह के केंद्रक ऐसे होते हैं जो लघु मस्तिष्क, मस्तिष्क स्तंभ तथा रेटिकुलर फॉर्मेशन आवेग को ग्रहण करके उसे प्रमस्तिष्क के उच्च क्षेत्रों में भेजना होता है। तो तीसरी तरह के जो केंद्रक हैं वो थैलेमस के भीतर के आवेग को इकट्ठा करके उसे प्रमस्तिष्क में भेजते हैं। तो इस तरह से ये थैलेमस का कार्य होता है। और अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। तो थैलेमस के नीचे, थैलेमस के नीचे ये दिख रहा है आपको चित्र में बच्चों। तो थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है और महत्वपूर्ण संरचना है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस को मनोवैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण इसलिए बताया है क्योंकि इसका संबंध प्राणी के संवेग तथा अभिप्रेरण से अधिक है। हाइपोथैलेमस का जो प्रमुख कार्य है वो व्यक्ति के जैविक अभिप्रेरक जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को नियंत्रित करना। हाइपोथैलेमस व्यक्ति के जैविक अभिप्रेरकों को नियंत्रित करता है। और दूसरा, शरीर के भीतर एक सामान्य संतुलन बनाए रखने में हाइपोथैलेमस प्रमुख भूमिका निभाता है और सामान्य रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है कि शरीर का एक खास तापक्रम हो तथा हृदय गति एवं रक्तचाप सामान्य हो। शरीर के भीतर की सामान्य संतुलन की स्थिति को मनोवैज्ञानिकों ने होम्योस्टैसिस की संज्ञा दी है, यानी समस्थिति की संज्ञा दी है। हाइपोथैलेमस जो है इस समस्थिति को, जो होमोस्टैसिस है, उसको कायम रखने की कोशिश करता है और अगर किसी कारण से होमोस्टैसिस में गड़बड़ी हो जाती है तो हाइपोथैलेमस फिर से शरीर के भीतर समस्थिति को बनाए रखने के लिए जो है क्रियाशील हो जाता है। जैसे जब हमारे शरीर में अत्यधिक गर्मी हो जाती है तो हाइपोथैलेमस ज़रूरत से ज़्यादा अधिक गर्मी को पसीने के रूप में बाहर निकाल देता है। उसी तरह से यदि हमारे शरीर में गर्मी सामान्य स्तर से कम हो जाती है, जैसे कि सर्दी के मौसम में प्राय ऐसा होता है कि हाइपोथैलेमस सक्रिय हो जाता है और हमारे शरीर में कंपन शुरू हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के बगल में ही होती है। आपको इस चित्र में बच्चों दिख रही है पीयूष ग्रंथि जो कि हाइपोथैलेमस के बगल में ही है। और हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियंत्रण या तो सीधे तंत्रिका आवेग वहाँ भेजकर या विशेष रासायनिक तत्व
जिसे रिलीजिंग फैक्टर भी हम कहते हैं, उसके द्वारा करता है। तो पीयूष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जिसका नियंत्रण अन्य स्रावी ग्रंथियों पर भी होता है। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करके शरीर की पूरी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करके पूरे अंतःस्रावी ग्रंथियों की काफ़ी हद तक संचालन और उसका नियंत्रण करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस प्राणी के संवेग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसमें एक्सपेरिमेंट भी किए हैं और उन्होंने हाइपोथैलेमिक सिद्धांत के आधार पर भी इसको समझाने का प्रयास किया है। ब्रैडी मनोवैज्ञानिक ने कुत्ते और बिल्ली पर प्रयोग करके ये दिखाया कि यदि हाइपोथैलेमस को उत्तेजित किया जाता है या उसको स्टिमुलेट किया जाता है तो पशु में क्रोध, भय, आक्रामकता आदि संवेग देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और बच्चों, इस चित्र में हमने जो है ब्रेन के संरचना को और इसके कार्यों को हमने समझा है। तो इस तरह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। थैंक यू।